जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक पढ़ रहे थे और उसमें हम आपको बताए थे कि ऐसे अस्थायी ऊतक होते हैं जिनका निर्माण कई प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। फिर उसमें हम लोग जाइलम पढ़े थे कि जाइलम के बारे में बताए थे कि जाइलम जो होता है वो विशेष प्रकार का अस्थायी जटिल अस्थायी ऊतक होता है और ये पौधों में जल के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। जाइलम में हम आपको बता दें कि जाइलम का जो निर्माण होता है वो 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों के मिलने से, कोशिकाओं के मिलने से होता है। उसमें से पहला था वाहिनिकाएं, सेकेंड था वाहिकाएं, थर्ड था जाइलम मृदु ऊतक और फोर्थ था जाइलम तंतु। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग को नेक्स्ट जटिल अस्थायी ऊतक देखना है और अगला जो जटिल अस्थायी ऊतक होता है वो आपका होता है फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम क्या होता है? ये भी एक प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक होता है जो पौधों में भोजन के स्थानांतरण में, भोजन के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। इसमें लिख सकते हैं यह विशेष प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक है जो भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में, भोज्य पदार्थ जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है उस भोजन को पौधा के अलग अलग भागों में पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। जाइलम जो होता है वो जल के, जल से जाइलम, जल फॉर जल, याद रखना है। और फ्लोएम जो होता है वो किसका परिवहन करेगा, किसका स्थानांतरण करेगा? भोजन का स्थानांतरण करेगा। जाइलम के समान ही जो फ्लोएम होता है इसका भी निर्माण 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों के द्वारा होता है। उसमें लिख सकते हैं नीचे फ्लोएम का निर्माण, फ्लोएम का निर्माण 4 अलग अलग तत्वों के द्वारा होता है। 4 अलग अलग तत्वों के द्वारा होता है। कहने का मतलब 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं होती हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं चालनी नलिका। चालनी नलिका का मतलब होता है अंग्रेजी में सिव ट्यूब, इसको बोलते हैं। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं सहकोशिका। सहकोशिका का होता है कंपेनियन सेल, सहकोशिका। थर्ड जो होता है वो आपका होता है फ्लोएम मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। और फोर्थ जो होता है उसका नाम है फ्लोएम तंतु। और ये जब चारों आपस में मिलते हैं, संगठित होते हैं तो उनसे एक जटिल अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है और उस जटिल अस्थायी ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। और ये फ्लोएम पौधों में किसका स्थानांतरण में सहायता करता है? भोजन के भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में क्या करता है? सहायता करता है। इसके बाद हम लोग को फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखना है तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फ्लोएम की संरचना देखना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। फ्लोएम का जो शुरुआत होता है वो लंबी नलिकाकार रचना के द्वारा होता है और ये जो लंबी नलिकाकार रचना है इसको बोलते हैं चालनी नलिका कहते हैं। ये चालनी नलिका है और यही चालनी नलिका जो होता है ये भोजन का स्थानांतरण करता है। इस चालनी नलिका जैसे जैसे चालनी नलिका वयस्क होता है या फ्लोएम बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो इसमें केंद्रक जो होता है वो गायब हो जाता है। कहने का मतलब केंद्रक क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये अगर कोशिका है तो कोशिका के अंदर वाला जो भाग है वो कोशिका द्रव इसमें क्या होगा? मौजूद होगा। तो कोशिका द्रव को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चालनी नलिका, इस लंबी नलिका को हम लोग चालनी नलिका कर रहे हैं। चालनी नलिका जो होता है वो एक लंबी नलिका बेलनाकार रचना होता है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। कोशिका द्रव तो उपस्थित होता है लेकिन केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और ये चालनी नलिका जो है वो भोजन के स्थानांतरण में क्या करेगा? सहायता करेगा। अब ये जो चालनी नलिका है इसके बगल में ये जो आपको पट्टी नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इस पट्टी नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? चालनी पट बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं और इसको बोलते हैं चालनी पट। ये चालनी पट होता है और चालनी पट जो होता है वो इस कोशिका को, ये जो कोशिका है ये सहकोशिका है। ये जो लंबी दोनों सिरा पर नुकीली जो कोशिका आपको दिखाई दे रहा है इस कोशिका को हम लोग सहकोशिका कहते हैं। और सहकोशिका में एक बड़ा सा केंद्रक मौजूद होता है। ये बड़ा सा केंद्रक मान लेते हैं कि है,
ये जो है इसको हम लोग केंद्रक कहेंगे। बड़ा सा गोलाकार केंद्रक होता है और इसके अंदर क्या होता है, ये कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है। तो ये चालनी नलिका के बगल में पार्श्व भाग में उपस्थित ये जो लंबी स्पिंडल आकार के तुर्कनुमा जो कोशिका आपको दिखाई दे रहा है, इस कोशिका को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सह कोशिका कह रहे हैं। और सह कोशिका में कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। जबकि चालनी नलिका में कौन अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बनता है कि चालनी नलिका में केंद्रक उपस्थित होता है या अनुपस्थित। तो चालनी नलिका में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और सह कोशिका जो होता है इसमें केंद्रक क्या होता है, मौजूद होता है, एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। अब ये चालनी नलिका और ये चालनी नलिका और ये सह कोशिका दोनों को आपस में जोड़ने वाला ये जो पट्टीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इस पट्टीनुमा संरचना को हम लोग क्या कह रहे हैं, चालनी पट कह रहे हैं। अब यहीं पर क्या होता है, दो और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तंतु होते हैं। इसके बीच बीच में तंतुनुमा संरचना होता है। और वो जो तंतुनुमा संरचना जो यहाँ पर मौजूद है, उस तंतुनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम तंतु बोलते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होते हैं, तंतुनुमा संरचना मौजूद होते हैं दोनों चालनी नलिका और सह कोशिका के बीच में। तो ये जो तंतुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। और इसका काम क्या है, ये फ्लोएम को, पौधा को यांत्रिक मजबूती प्रोवाइड करता है। जबकि ये जो चालनी नलिका है, ये जो सह कोशिका है, इसके बीच बीच में इस प्रकार से, ठीक है ना, कोशिकाओं का समूह होता है। और ये जो कोशिकाओं का समूह जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं सह कोशिका के पास मौजूद होता है, इन कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम मृदु ऊतक कहते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, यहाँ पर ये क्या होगा, फ्लोएम मृदु ऊतक होगा। ये जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लोएम मृदु ऊतक कह सकते हैं, फ्लोएम मृदु ऊतक। तो अभी बताया कि फ्लोएम का जो निर्माण होता है वो चार अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो पहला कोशिका इसमें कौन है, चालनी नलिका। ये जो लंबी नलिका आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग चालनी नलिका बोल रहे हैं। और इसमें कोशिका द्रव मौजूद होता है और केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके पार्श्व भाग में, बगल में, ये जो आपको लंबी तुर्क आकार के कोशिका, तुर्क आकार का मतलब होता है दोनों सिरा पर नुकीली जो कोशिका दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सह कोशिका। और सह कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों मौजूद होते हैं। जबकि चालनी नलिका और सह कोशिका के मध्य में यहाँ पर ये जो तंतुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे हैं फ्लोएम तंतु। और ये फ्लोएम को मजबूती प्रोवाइड करता है। और सह कोशिका के आसपास मौजूद ये जो आपको मृदुऊतक कोशिकाएं दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग फ्लोएम मृदुऊतक कहते हैं। और ये जो फ्लोएम मृदुऊतक है, ये भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। तो ये आपका फ्लोएम का संरचना हो गया। इसको पहले डायग्राम को बनाइए, उसके बाद इसके बारे में लिखते हैं। हेडिंग डालेंगे, चालनी नलिका, चालनी नलिका। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, चालनी नलिका, नलिका लंबी, बेलनकार, बेलनकार एवं छिद्रित भित्ति वाली। छिद्रित भित्ति वाली का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं। भित्ति वाली कोशिका है, कोशिका है। इसमें लिख सकते हैं चालनी नलिका के, चालनी नलिका के वयस्क होने पर इसमें उपस्थित केंद्रक गायब हो जाता है। इसमें उपस्थित केंद्रक गायब हो जाता है। कहने का मतलब चालनी नलिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। और इसका काम क्या है, यह पौधों में भोजन के स्थानांतरण, यह पौधों में भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है। पौधों में भोजन के स्थानांतरण में क्या करता है, सहायता करता है। ये तो वह चालनी नलिका के बारे में, इसके बारे में, इस प्रकार से जो बनाए थे इसके बारे में। अब इसी के बगल में एक लंबी तुर्क आकार के या दोनों सिरा पर नुकीली कोशिका मौजूद होता है। और इस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सह कोशिका बोलते हैं। तो नेक्स्ट
आपका हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, सहकोशिका। हेडिंग डालेंगे दूसरा सहकोशिका। सहकोशिका जो होता है इसको हम लोग कंपेनियन सेल इंग्लिश में कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं चालनी नलिका के पार्श्व भाग का मतलब होता है बगल में, भाग में स्थित लंबी जीवित एवं तुर्क आकार का मतलब होता है दोनों सिरा पर नुकीली, तुर्क आकार की कोशिका होती है, तुर्क आकार की कोशिका होती है जिसे सहकोशिका कहते हैं। कह रहा है कि जो चालनी नलिका है इस प्रकार से, इसके बगल में, चालनी नलिका के बगल में इस प्रकार से जो तुर्क आकार की कोशिका होता है, और इस तुर्क आकार की कोशिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहकोशिका कहते हैं। अब सहकोशिका के कोशिका द्रव भी मौजूद होता है और कौन मौजूद होता है, केंद्रक भी मौजूद होता है। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं सहकोशिका के कोशिका द्रव में, सहकोशिका के कोशिका द्रव में, सहकोशिका में लिख सकते हैं, सहकोशिका में कोशिका द्रव एवं एक बड़ा केंद्रक मौजूद होता है। सहकोशिका में कोशिका द्रव और क्या मौजूद होता है, एक बड़ा केंद्रक मौजूद होता है। अब इसका काम क्या है, सहकोशिका चालनी नलिका के भोजन स्थानांतरण में सहायता करता है। जो आपका चालनी नलिका है वो भोजन स्थानांतरण करता है, और उसके भोजन स्थानांतरण में जो सहायता करने का काम करेगा वो कौन करेगा, सहकोशिका करेगा। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसी में सहकोशिका में एक और पॉइंट आएगा, सहकोशिका मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म बताए थे हम आपको कि जो सबसे ज्यादा विकसित पौधे हमारे आसपास, जो सबसे विकसित पौधे होते हैं उनको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिसमें फल और फूल का निर्माण होता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, और उनके फ्लोएम में आपको कौन मिलेगा, सहकोशिका मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आता है वो आता है तीसरा का, वो आता है फ्लोएम मृदु उत्तक क्या होता है। तो ये मृदु उत्तक कह सकते हैं कि सहकोशिका के आसपास, फ्लोएम में सहकोशिका के आसपास मौजूद मृदु उत्तक कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम मृदु उत्तक बोलेंगे। और ये किसका सहायता करेंगे, ये भोजन संग्रहण में सहायता करते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि फ्लोएम में सहकोशिका के निकट स्थित, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, स्थित मृदु उत्तक को फ्लोएम मृदु उत्तक कहते हैं। फ्लोएम मृदु उत्तक कहते हैं। यह भोजन संग्रहण में सहायता करता है। हम आपको बताए थे कि कहीं भी मृदु उत्तक रहेगा उसका हमेशा जो काम होगा वो क्या होगा, भोजन को जमा करके इकट्ठा करके रखना होगा, संग्रहण करना होगा। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसका, वो होता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु क्या होता है, यह दृढ़ उत्तक
कोशिकाओं ऊतक कोशिकाओं द्वारा या दृढ़ कोशिकाओं द्वारा निर्मित तंतुनुमा संरचना है या रचना है जो पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। तो ये जो हम आपको 4 अलग प्रकार के कोशिकाएं लिखवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें कौन है, जाइलम में वाहिनिकाएं और वाहिकाएं मौजूद है और फ्लोएम में चालनी नलिका और सह कोशिका मौजूद है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानना है कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। और जाइलम का काम जो है वो जल परिवहन है और भोजन का काम फ्लोएम का जो काम है वो क्या है, भोजन का परिवहन है। फिर इसके बाद एग्जाम में जो पूछता है वो जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछता है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखते हैं। हेडिंग डालेंगे जाइलम एवं फ्लोएम में, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। एग्जाम में आता है ये, इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना है। 2 कॉलम बनेगा इस तरह से और एक कॉलम में लिखाएगा जाइलम और दूसरे में लिखेंगे हम लोग फ्लोएम। तो अंतर पहला क्या होगा जाइलम में, इसको बताए थे कि जाइलम जो होता है इसके कोशिकाओं के कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा होता है और लिग्निन जमा होने के कारण ये कैसा होता है, मृत होता है, जिसको लिख सकते हैं कि यह मृत संवहन ऊतक है। मृत संवहन ऊतक का मतलब होता है ऐसे ऊतक जो पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। तो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, तो ये कैसा होता है, मृत संवहन ऊतक होता है। और वहीं फ्लोएम में लिख सकते हैं यह जीवित संवहन ऊतक है। जो फ्लोएम होता है वो जीवित संवहन ऊतक। अब इसके बारे में आप लोग दूसरा जानते हैं कि जाइलम जो होता है वो पौधों में किसका परिवहन करता है, जल एवं खनिज का परिवहन करता है। इसमें लिख सकते हैं यह जल एवं खनिज के परिवहन में सहायता करता है। जब जल एवं खनिज का परिवहन करता है और इसमें फ्लोएम में क्या लिख सकते हैं कि ये किसका परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। यह भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है। पौधा में जो भोजन बनता है पत्तियों में, उस भोजन को पौधा के अलग अलग भागों में पहुंचाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें जल का परिवहन एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में, ठीक है। पौधा में जो जल का परिवहन होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। एक दिशीय होता है का मतलब है कि पौधा जड़ से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं और जो जल है वो जड़ से कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है। सिर्फ एक दिशा में, जड़ से किधर की ओर, पत्तियों की ओर। ऐसा नहीं हुआ कि पत्तियों में जो जल बचेगा वो पुनः जड़ की ओर आता है, ऐसा नहीं होता है। वो पौधों में जो जल होता है वो सिर्फ जड़ से किधर की ओर मूव करता है, पत्तियों की ओर मूव करता है। तो ये एक दिशा में मूव कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें जाइलम में जो जल का परिवहन होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। और इसमें लिख सकते हैं कि इसमें भोजन का परिवहन द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय या बहुदिशीय भी कह सकते हैं। जो फ्लोएम होता है वो भोजन को पत्तियों से पौधा के ऊपरी भाग में भी पहुंचाने का काम करता है और पौधा के नीचे वाले भाग में भी पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो भोजन का परिवहन हो रहा है वो कई दिशाओं में होता है, या कह सकते हैं कि दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ होता है, जबकि जल का परिवहन ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बोला गया कि जाइलम में जो जल का परिवहन होता है उसको एक दिशीय बोलेंगे और जो फ्लोएम में जो भोजन का परिवहन होता है वो कैसा होता है, द्विदिशीय होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फोर्थ पॉइंट
तो जाइलम का निर्माण वाहिनिकाएं, देखे थे हम लोग 4 प्रकार की कोशिकाएं, वाहिनिकाएं निर्माण वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं के मिलने से होता है। वाहिकाएं के मिलने से होता है। और अगर हम लोग फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम का निर्माण जो होता है वो चालनी नलिका और सहकोशिका के मिलने से होता है। फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिका एवं सहकोशिका से होता है। सहकोशिका से होता है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आखिरी पॉइंट जो आता है इसमें जाइलम में, कि जाइलम जड़ से प्रारंभ होकर जड़ से पत्तियों तक फैला होता है। जड़ से कहाँ तक फैला होता है? पत्तियों तक फैला होता है। ये जड़ से ही प्रारंभ होता है और जड़ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है? पत्तियों तक। जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो पत्तियों से प्रारंभ होते हैं और पौधा के अलग अलग भागों तक फैले होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लोएम पत्तियों से प्रारंभ होकर पत्तियों से पौधा के विभिन्न भागों तक फैला होता है। पौधा के विभिन्न भागों में फैला होता है। तो यहाँ पर ये अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जाइलम कैसा उत्तक होता है? मृत उत्तक होता है, जबकि फ्लोएम जीवित उत्तक होता है। संवहन उत्तक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पदार्थों के परिवहन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। फिर इसके बाद है कि जाइलम में जल और खनिज का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो किसका स्थानांतरण करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो जाइलम में जो जल का परिवहन होता है वो एक दिशा में होता है, इसलिए इसको एक दिशीय बोलते हैं। और किधर से किधर की ओर? जड़ से पत्तियों की ओर होता है। जबकि भोजन का परिवहन जो फ्लोएम द्वारा हो रहा है वो कैसा होता है? द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट जाइलम का निर्माण जो है वो वाहिनिकाएं एवं वाहिकाओं के द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिका एवं सहकोशिका के द्वारा हो रहा है। इसके बाद देखें तो जाइलम जो है वो जड़ से प्रारंभ होता है और पत्तियों तक फैला होता है, और फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों से प्रारंभ होता है और पौधा के विभिन्न भागों तक क्या होता है? फैला हुआ होता है। तो इसको भी आप क्या करिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पादप उत्तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू किए थे, वो पादप उत्तक क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो जंतु उत्तक पढ़ना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सिर्फ जंतु उत्तक के बारे में, बाकी डिटेल जो है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, जंतु उत्तक क्या होता है? जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। जैसे हम लोग पादप उत्तक देखे थे कि ऐसे उत्तक जो पौधों में पाए जाते हैं उसको पादप उत्तक बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को हम लोग क्या कहेंगे? जंतु उत्तक। इसमें लिख सकते हैं, जंतुओं में पाए जाने वाले जंतु उत्तक कहलाते हैं। उत्तक को जंतु उत्तक कहते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु उत्तक कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जंतु उत्तक को हम लोग मुख्य रूप से टाइप में देखेंगे, जंतु उत्तक के प्रकार। तो जंतु उत्तक जो होता है इसको मुख्य रूप से हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं एपिथेलियल उत्तक। एपिथेलियल उत्तक बोलते हैं। सेकेंड जो होता है वो आपका होता है संयोजी उत्तक। थर्ड जो होता है वो आपका होता है पेशी उत्तक। और फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक। और जैसे ही तंत्रिका उत्तक पढ़ लेंगे ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब ये जो एपिथेलियल उत्तक होता है इसके कोशिकाओं के संरचना के आधार पर, ठीक है, इसको हम लोग कई भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सल्की एपिथेलियम या एपिथेलियल उत्तक।
सल्की एपिथेलियल ऊतक कहेंगे। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक। थर्ड जो होगा उसको बोलते हैं स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक। और फोर्थ जो होता है वो होता है पक्षमल एपिथेलियल ऊतक। ये टोटल 4 प्रकार के एपिथेलियल ऊतक होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक जो होता है इसको भी कई भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला जो आता है इसको बोलते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंकाल संयोजी ऊतक। कौन सा संयोजी ऊतक बोलेंगे? कंकाल संयोजी ऊतक बोलते। और थर्ड जो आता है वो आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। कंकाल वास्तविक में हम लोग पढ़ेंगे एरियोलर ऊतक के बारे में, ठीक है। एरियोलर ऊतक का निर्माण जो होता है वो कई अलग प्रकार की कोशिकाओं या तंतुओं के मिलने से होता है, तो वहीं पर लिखाएगा, यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। कंकाल के अंदर हम लोग अस्थि, बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे, जबकि तरल संयोजी ऊतक में हम लोग रक्त एवं लसिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पेशी ऊतक जो होता है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं आरेखित पेशी ऊतक। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं रेखित पेशी ऊतक। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं हृदय पेशी ऊतक या हृदय पेशी ऊतक बोलते हैं, हृदय पेशी। और तंत्रिका ऊतक जो होता है वो अकेले होता है। इसके अंदर हम लोग न्यूरॉन कोशिका के संरचना और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। जंतु ऊतक को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल ऊतक का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को कवरिंग और प्रोटेक्शन, कवरिंग का मतलब होता है शरीर के आवरण का निर्माण करते हैं, चाहे वो हमारे शरीर का बाहरी आवरण हो या भीतरी आवरण हो। उस आवरण का निर्माण करने का काम कौन करेगा? एपिथेलियल ऊतक करेगा। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से क्या करते हैं? बचाते हैं। संयोजी ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वहां पर उनके पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। कौन? संयोजी ऊतक, ठीक है। और इसके बाद पेशी ऊतक का काम क्या है? पेशी ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर में लोकोमोशन और मूवमेंट में सहायता करता है, अंगों के कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में सहायता करेगा। ये इसका काम क्या होता है पेशी ऊतक का? कि आप जो मूव कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है आपके शरीर के विभिन्न अंगों का, वो किसके सहायता से होता है? पेशी ऊतक के सहायता से होता है। और तंत्रिका ऊतक का काम क्या होता है? ये ऐसे ऊतक होते हैं जो आपके शरीर में आए मिलने वाले विभिन्न विद्युत आवेगों को आपके शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ तक पहुँचाते हैं? मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। कहने का मतलब आपके शरीर में जो आवेग का संचरण होता है, सूचनाओं का जो संचरण होता है, उन सूचनाओं को आपको अलग अलग स्थानों पर पहुँचाने का जो काम होता है वो तंत्रिका ऊतक का होता है। फिर हम आपको देखें तो एपिथेलियल ऊतक को 4 भागों में बांटे हैं। सल्की एपिथेलियल ऊतक, घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक और पक्षमल। उसी प्रकार से संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संयोजी ऊतक, इसमें हम लोग एरियोलर ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। और एरियोलर का निर्माण जो होता है वो कई अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंकाल संयोजी ऊतक में हम लोग अस्थि एवं उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे। तरल संयोजी ऊतक में हम लोग रुधिर एवं लसिका के बारे में, ब्लड एवं लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। पेशी ऊतक जो होते हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, आरेखित, रेखित और हृदय पेशी, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, इसको आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। इसके बाद जो विशेष है इसके बारे में डिटेल में हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोशिश करिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें, नोट करें और समझें। न समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सुधारने का, उसको हल करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।